नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। यदि आप दोस्तों रेलवे आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें टोटल 8052 वैकेंसीज़ हैं और आपको पता है तकनीशियन ग्रेड 3 में जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपके सामान्य विज्ञान के टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100 अंकों का, 100 प्रश्नों का जो आपका पेपर होगा, इसमें 40 क्वेश्चंस विज्ञान के हैं। और इसी वीडियो यदि आपने अभी तैयारी शुरू की है या फिर करने वाले हैं, तो आपका साइंस का लेवल टेस्ट करने के लिए आपके समक्ष 40 क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूं। यदि आपका स्कोर 35 प्लस होता है तो आपकी बेहतरीन तैयारी है, और तैयारी को आपको जारी रखना। इसी टाइप से बहुत अच्छा स्कोर आप ले आएंगे। 30 से 35 के मध्य। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताना कितना स्कोर होता है, लाइव टेस्ट रहेगा इसमें। स्कोर होता है साइंस में तो बेसिक्स आपका अच्छा है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, थोड़ी प्रैक्टिस जारी रखिएगा सवालों की। 25 से 30 है, अच्छा है, प्रैक्टिस करो, अभी आपको बढ़ना है ऊपर की तरफ। और 20 से 25 है, ये एवरेज है। यदि आपके पहले की तैयारी की हुई तो 20 से 25 मार्क्स आप लाओगे, पहले की अच्छी तैयारी। और 20 से कम आ रहा है, इसका मतलब अभी आपने तैयारी नहीं की है, रिवीजन आपका बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। 20 से कम वाले अभी से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेहतरीन आप कर सकते हो। थोड़ा और ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ेगा, यानी कि 35 प्लस 30 से 35 है, वो साइंस में कम ध्यान देंगे। अब रेगुलर देना, थोड़ा कम टाइम देंगे तो चल जाएगा। आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम, घंटे हैं वो देने पड़ेंगे। तो ये सभी आप वीडियो के एंड में बताएंगे। तो ये पेपर मैं कहाँ से आपको बता रहा हूँ, ये जो 40 क्वेश्चंस है, ये जो प्रैक्टिस वर्कबुक है किरण पब्लिकेशन की तरफ से मार्केट में अवेलेबल है, रेलवे आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 की। इसमें आपके जो सीबीटी एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं इन सभी ट्रेड के लिए, तो प्रैक्टिस वर्कबुक में टोटल यहाँ पर सेट की बात करें तो आपको मिल जाएंगे 25 मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट में टोटल प्रत्येक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चंस हैं। गणित के 25, आपके रीजनिंग के 25, विज्ञान के 40 और सामान्य जागरूकता के, करंट अफेयर वगैरह के 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये आप वर्कबुक, प्रैक्टिस बुक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से मंगा सकते हो। तो फिलहाल आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्वालिटी है सवाल की। तो विज्ञान के यहाँ पर 40 सवाल इस बुक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर आपके समक्ष। कमेंट सेक्शन में बताना लास्ट में कितना स्कोर हो रहा है। देखिएगा, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये इस बुक का प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें सामान्य विज्ञान के 40 सवाल। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपने करेक्ट आंसर दिया, सोनार का किया जाता है। सोनार की फुल फॉर्म आपको पता है, साउंड नेविगेशन एंड आपकी रेंजिंग हो जाएगा। और बाकी यहाँ सोनार कैसे डिटेक्ट करती है पानी के अंदर की वस्तुएं कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी दूर है। तो सोनार के द्वारा भेजा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सी अल्ट्रासोनिक वेव भेजी जाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है, टकरा कर उस वस्तु से यदि वापस आ जाती है तो मेजर करते कितनी दूर गई है, कितनी जल्दी वापस आई है, और वहाँ से डिटेक्ट किया जाता है पानी के अंदर की वस्तुओं को। और रडार का मतलब आपको पता ही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। और यहाँ पर लेज़र भी दे रखा है। लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट वाला है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य यदि 56 जूल है तो उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये भी इजी सवाल, कुछ सवाल इजी हैं यानी, और काफ़ी सवाल टफ हैं, और कुछ सवाल मीडियम है। शुरुआत में कुछ सवाल आपको इजी देखने को मिल रहे हैं। तो कार्य का आपको सूत्र पता ही है, इससे आप आसानी से इसका आंसर कर रहे हैं। आई होप आपका आंसर आप पोज करके, यदि न्यूमेरिकल आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो बाकी ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। इजी सवाल है, आपको पता है W बराबर F गुणा S हो जाएगा। और यहाँ पर W आपको 56 दे रखा, कार्य कितना है 56 दे रखा है। उसके बाद F आपको 7 न्यूटन दे रखा है, S ज्ञात करना है। यहाँ पे 56 है तो S यहाँ पर कट हो जाएगा तो 8 मीटर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 53। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। आपको पता होगा ऑब्जेक्ट का हमेशा द्रव्यमान मास है वो नियत होता है। किसी भी ग्रह पर आप जाएंगे मास नहीं बदलेगा। मास का जो मात्रक होता है ना, वो किलोग्राम है, वो फिक्स रहेगा। बाकी उनका वेट बदलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अलग अलग ग्रह पर, जैसे चंद्रमा पर वेट 1/6 होता है, तो वेट बदल जाएगा। वेट को अपन न्यूटन से दर्शाते हैं, W बराबर mg जो होता है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बदलने के कारण m तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन g यहाँ पर चेंज होता था, सो वेट यहाँ पर चेंज हो जाता है। द्रव्यमान फिक्स रहेगा, भार जरूर बदलता है, गति वेग ये सारे कुछ बदलने वाले हैं। द्रव्यमान एक ऐसी राशि जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं, कभी नहीं बदलती है। नेक्स्ट सवाल,
जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? बिल्कुल इजी सवाल आपके लिए। ऊर्जा संरक्षण नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन गति विषय, तीसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम। तो आप गिलास की जो ऊपर रखी कार्ड की उंगली से आप धक्का देंगे तो सिक्का अपनी स्थिति में बना रहना चाहता है, कार्ड के ऊपर बना रहना चाहता है। आप कार्ड को हटा रहे लेकिन सिक्का नहीं हटेगा, वो बताता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो वो अपनी उस स्थिर अवस्था, विराम अवस्था में बनी रहनी चाहिए है, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा जड़त्व का नियम, जो कि विकल्प 2 करेक्ट है। अब अगला सवाल नंबर 55। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर सवाल आपके 51 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस बुक में इससे पहले गणित, आपकी रीजनिंग है, साइंस है और जीके के इस टाइप के क्वेश्चन है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? संवेग की बात करें, जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं, संवेग पी बराबर सहति गुणा वेग, सहति यानी द्रव्यमान गुणा वेग, पी बराबर होता है एम वी। तो यहाँ पर संवेग किस पर निर्भर करता है? सहति यानी द्रव्यमान पर करता है और वेग पर करता है, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर करता है, विकल्प 3 करेक्ट हो जाएगा। और संवेग वस्तु के वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन देख सकते हो 1 2 3 4। कौन सा घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सही नहीं है? विकल्प देखो, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। वह घर्षण बल जो किसी तरह पर चलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो इसके बारे में आपको ये 4 स्टेटमेंट देख लिए हैं, और इनमें से आपको बताना है किसके बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इनमें से स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प 4 आप देखिएगा, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। रोल कर रही है ना वस्तु, तो उसका घर्षण तो कम होगा, वो रोल कर रही है, तो रोलिंग घर्षण का मान कम होता है। जो स्लाइडिंग घर्षण होता है ना, सर्पी घर्षण, उसका मान जो लोटनिक रोलिंग घर्षण है ना, उससे ज़्यादा होता है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण का मान। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, ये बात तो सही है, बॉल बेयरिंग से घर्षण जरूर कम होता है, लेकिन रोलिंग घर्षण है वो कम होता है। रोलिंग घर्षण का मान सबसे कम होता है, तथा स्थितीज घर्षण है उसका मान सबसे अधिक होता है। एक स्थान पर वस्तु रखी हुई है, उस टाइम उस पर जो घर्षण लग रहा है वो सबसे अधिक है। स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में रोलिंग यहाँ पर कम होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग लगी होती है, छोटी छोटी बेरिंग लगी होती है, और उसके ऊपर आपको पता है पहिया है, धुरी रहती है, ताकि वो आसानी से घूम सके, उसका घर्षण कम हो जाए। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण, बिल्कुल घर्षण से ऊर्जा का अपव्यय होता है, टूट फूट होती है। घर्षण वह बल है, घर्षण हमेशा विरोध करता है। इस साइड आप जा रहे हो, घर्षण इस साइड लगेगा तभी आप चल पा रहे हो। यदि घर्षण बल नहीं होता तो आप फिसल जाते। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। स्लाइडिंग है, सर्पी घर्षण हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? बिल्कुल ध्यान से सवाल पढ़िएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है, पृथ्वी पर 38 किलोग्राम, तो बुध पर, मरकरी पर आपका वेट कितना होगा? तो आई होप इसका आपने आंसर सही करने का कोशिश की होगी। तो मरकरी पर आपका वेट हो जाएगा 14 पॉइंट, ये वाला विकल्प 4 करेक्ट है। देखिए, बुध ग्रह पर जो वेट होता है ना, वो पृथ्वी का कितना गुना होता है? तो पृथ्वी का जितना आपका वेट है उसका आपको कर देना है 0.38 गुना, यानी ये लगभग कितना होता है? आप कहेंगे 38% होता है। 0.38 गुना यानी 38%। तो पृथ्वी पर आपका वजन 38 है, तो 38 को 0.38 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका एग्जैक्टली आंसर 14.44 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक ग्रह का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि बुध ग्रह पर जो भार होता है वो 0.38 गुना होता है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह की बात करें, वीनस पर जो भार होता है वो 0.90 गुना होता है पृथ्वी के भार का, 0.90 गुना। मंगल पर कितना होता है? जितना बुध पर होता है उतना ही मंगल पर होता है। मंगल और बुध का 0.38 टाइम्स ही होता है। जुपिटर जो आपका बृहस्पति ग्रह है ना, बृहस्पति, उस पर कितना होता है पृथ्वी के भार का? तो बृहस्पति का 2.53 गुना होता है पृथ्वी के भार का। और सैटर्न लगभग पृथ्वी के बराबर ही होता है। शनि ग्रह पर 1.07 गुना होता है। उसके बाद बात करें अपन यूरेनस, यूरेनस का कितना होता है? यूरेनस का 0.89। नेपच्यून की बात करें, नेपच्यून का 1.14 गुना होता है। और मून का आपको पता ही 1/6 होता है, लगभग 0.165 गुना हो जाएगा मून का।
चंद्रमा पर। अगला सवाल है हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध, हाइड्रोजन जल रहे हैं, आप जलने का मतलब किससे रिएक्शन हो रही है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपने सही सोचा है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन जल रहा है यानी हाइड्रोजन कम हो रहा है, हाइड्रोजन कम होने का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन जलना, जलना यानी दहन हो रहा है, O2 से क्रिया होती है दहन के केस में, और O2 से क्रिया यानी O2 ऐड हो रहा तो वो ऑक्सीकरण हो रहा। विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट आपका फेलिंग विलेन क्या है? फेलिंग विलेन, तो फेलिंग विलेन आपको पता होगा, कोई भी विलेन है उसमें इसका प्रयोग होता है जो एल्डिहाइड CHO ग्रुप है और जो कीटोन ग्रुप है ना, इसको डिटेक्ट करने के लिए किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन समूह है उसको पता लगाने के लिए फेलिंग विलेन को काम में लिया जाता है। क्योंकि जो फेलिंग विलेन होता है ना, वो एल्डिहाइड तो रंग देता है, लाल रंग देता है, जबकि कीटोन इसके साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया ही नहीं करता, कीटोन नहीं करता है, एल्डिहाइड है तो वहाँ पर लाल रंग मिल जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए जो फेलिंग विलेन होता है इसमें आपका हो जाएगा अमोनियकल कॉपर सल्फेट। फेलिंग विलेन में क्या होता है, एक तो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के साथ में इसमें होता है दोस्तों पोटेशियम, पोटेशियम उसके बाद सोडियम और टार्ट्रेट। ठीक है, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, फेलिंग में दो होते हैं, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी होता है, साथ ही साथ NaOH भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन रहती है कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट और NaOH। ये आपका मिल जाएगा NCERT में 11th में या शायद 12th में है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है मैंने आपको बता दिया, डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 250 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विलयन में H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन आयन की संख्या पूछी, ये 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है तो हल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपने आई होप कर लिया होगा। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या पूछी है ना, तो आपको हाइड्रोजन आयन की संख्या देखने के लिए सूत्र रहता है, वो है दिया गया आयतन, जो ml में आपको आयतन दे रखा है ना वो, बट्टा 1000 ml आयतन, बट्टा 1000 ml आयतन, दिया गया आयतन बट्टा 1000 ml आयतन, इसको गुणा करना पड़ेगा आपको। गुणा करना है एवोगाड्रो नंबर से, किससे? एवोगाड्रो नंबर से। साथ ही साथ गुणा करना पड़ेगा एक अणु में आयनों की संख्या, एक अणु में कितने आयन है, एक अणु में आयन हाइड्रोजन में कितने आयन। तो H2 है यहाँ पर तो 2 हो जाएंगे। तो दिया गया आयतन आप कहेंगे 250 है, 1000 ml नीचे आपका आ जाएगा 250 गुणा 1000। अवोगाद्रो संख्या आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 गुणा 10⁻23 और इसको मल्टीप्लाई करना है एक अणु में आयन, एक अणु में हाइड्रोजन कितने आयन है? 2 आयन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे तो आंसर आपका आना चाहिए 3.0115 गुणा 10⁻23 H प्लस आयन। विकल्प ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता ही है ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हो जाएगा 500 और फिर 2 से भाग देगा तो 3.011 और 10⁻23 आपको पता ही है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 61, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इनमें से कौन सा करेक्ट आप सुमेलित कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, नीचे जो कूट दे रखा है उनमें से आपको मैच करना है। तो बिल्कुल आपने सही सुमेलित किया होगा, इसका ये 4 कूट देखेंगे तो इसमें से करेक्ट आंसर सुमेलित वाले में आपका हो जाएगा विकल्प 1 करेक्ट है। हाइग्रोमीटर क्या काम आता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। स्पिग्मोमेनोमीटर है, ये आपका रक्त दाब BP मापने के लिए। पायरोमीटर, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप पर, उच्च, तो पायरोमीटर उच्च ताप, बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें विकल्प 3 करेक्ट है, एक नहीं 3। नेक्स्ट वाला, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, भारहीनता बिल्कुल जीरो वेट। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, वो उपग्रह, तो उस उपग्रह में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव कर रहा है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण क्या सभी स्थानों पर शून्य है? अब यहाँ पर ये बोल्ड नहीं है, ऐसे लग रहा है, अपने हिसाब से आंसर देना। चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है, अभिकेंद्र बल बराबर है, निश्चित आकृति के उपग्रह के कारण प्रभावहीन है। तो आप में से काफ़ी कैंडिडेट ने इसका आंसर ये किया होगा जो गलत है, सभी स्थानों पर शून्य थोड़ा ये बोल रहा है एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या सभी स्थान पर शून्य है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता सभी स्थान पर शून्य होता तो ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की चारों तरफ है ना, ये चक्कर लगाता ही नहीं, क्योंकि ये मान लेते अपनी अर्थ है, इसके चारों तरफ कोई उपग्रह है वो यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। तो क्यों लगा रहा है? यहाँ पर उपग्रह सीधा ऐसे ही चला जाता है, क्यों? क्योंकि इसके
केंद्र में एक बल लग रहा, जो अभिकेंद्र बल है ना, वो इसके त्वरण के लिए जिम्मेदार है। ये उपग्रह इस प्रकार इसी पथ पे क्यों चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार क्यों अपनी स्पर्श रेखा से आगे नहीं बढ़ जाता, क्योंकि इसके सेंटर में एक ऐसा त्वरण लग रहा है जो उसको पृथ्वी की अपनी ओर खींच रहा है। ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। तो सभी स्थानों पर शून्य होता तो ये उपग्रह चक्कर ही नहीं लगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका उत्तर है अभिकेंद्र बल बराबर है जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है ना, वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। यानी गुरुत्वीय बल जो उसको उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए आवश्यक है ना, वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। इसलिए गुरुत्वीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर हो गया और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो भारहीनता का अनुभव कर रहा है। जो गुरुत्वीय बल था वो अभिकेंद्रीय बल के तुल्य हो गया है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए वो सब यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के बराबर के कारण भारहीनता का अनुभव करेगा। तो 62 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट अपना सवाल है, शिकार प्रभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ये कुछ सवाल 1 की तरह, जो 51 पहला ही सवाल आपको पूछा था उसी की तरह है। तो शिकार प्रभक्षी और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन है, ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। इको का साउंड टकराकर वापस आ रही है, एक तरीके से जो अल्ट्रासोनिक वेव ये भेजते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि इनके द्वारा भेजी जाती है, जिसकी आवृत्ति प्राश्रव्य तरंगें इनसे निकलती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। वो टकरा कर वापस आ जाती है, इसका मतलब कुछ न कुछ वहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं और उस अकॉर्डिंग वो चलती है, अपना पथ बनाती है। चमगादड़ डॉल्फिन है, प्रतिध्वनि का निर्धारण करती है। बाकी आपको बता दूं, जो एक इको होती है ना, इको प्रतिध्वनि, तो इको है, इसका आपको इको के लिए क्या जरूरी है, 17 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस जरूरी है और कम से कम साउंड है वो 0.1 सेकेंड में आपको इको सुनाई देगी। इससे कम समय में इको होता ही नहीं। 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस है, जिस सोर्स से ध्वनि निकल रही है और जहां पर टकरा रही है उसके मध्य की दूरी 17 मीटर है और 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए इको के लिए। नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं, इसका प्रतिध्वनि का निर्धारण हो जाएगा। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है। पूर्ण प्रत्यास्थ बिल्कुल इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, यदि आपको पता नहीं है प्रत्यास्थ का मतलब, तो इस प्रकार यदि उसका आकृति में आप चेंज करेंगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में आकृति का चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज एक बार हो जाएगी, लेकिन दोबारा आप जैसे उस पर फोर्स हटाएंगे तो वापस अपनी आकृति में आ जाती है। तो जो जितनी अच्छे ढंग से वापस अपनी आकृति को मेंटेन कर देती है, जल्दी में आ जाती है, उसकी प्रत्यास्थता उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कैसे भी उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे वो अपनी आकृति शेप में वापस आ जाएगी, वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो इनमें से पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है क्या कोई, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु किसी विरूपित आप कर देंगे बल लगाकर तो अपना पुनः आकार उसका विरूपण का विरोध करती है। और विश्व में कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, पूर्ण अवस्था में प्राप्त नहीं करेगी, तो ये कोई भी नहीं है। वैसे प्रत्यास्थता है वो ज़्यादा होती है स्टील वगैरह की, लेकिन पूर्ण प्रत्यास्थ कोई भी नहीं। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला क्या है, सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता किसकी है। अब ऊष्मीय मान होता है एक ऊष्मीय मान, इसमें से सबसे अधिक ऊष्मीय मान या ऊष्मीय क्षमता किसकी है। तो ऊष्मीय मान का क्या मतलब हुआ, ये ईंधन का होता है ऊष्मीय मान, कि एक ऐसा ईंधन 1 किलोग्राम दहन में 1 किलोग्राम यदि वो जलता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो 1 किलोग्राम दहन में इंजन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है, जैसे किलो जूल में ऊर्जा है, 1 kg दहन में, इसका मात्रक हो जाएगा ऊष्मीयमान का। और अलग अलग ईंधन होते हैं, यदि कोई ऐसा ईंधन होता है जो 1 किलोग्राम में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसकी ऊष्मीय क्षमता ज़्यादा है, और 1 किलोग्राम दहन तो काफ़ी कर देता लेकिन ऊर्जा नहीं निकालता, ऊष्मीयमान कम है। तो इसमें सबसे अधिक जो ऊष्मीयमान है वो जल का है। आपको बता दूं, गैसों के लिए ऊष्मीयमान अधिक होता है। अब गैसों से अधिक होता, गैसों का सबसे अधिक होता है ऊष्मीयमान। गैस के बाद ऊष्मीयमान आएगा आपके लिक्विड का, द्रव का, और द्रव के बाद आएगा ठोस का। सबसे अधिक ऊष्मीयमान गैस का, तो यहाँ पर ठोस का कम होता है सबसे। सोने का टुकड़ा ठोस, लोहे का टुकड़ा ठोस है, बेंजीन लिक्विड है, लेकिन जल है ना उसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। जल का ऊष्मीयमान लगभग कितना होता है, 4.179 जूल पर ग्राम। इस प्रकार जल का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता, तो पानी में हवा का बुलबुला क्या दर्पण की भांति काम करेगा या लेंस की भांति। लेंस है तो कौन सा लेंस, तो पानी में हवा का बुलबुला एक कॉनकेव लेंस की भांति काम करता है। ये आपका बुलबुला है, इससे प्रकाश की किरणें आएगी ना वो ऐसे फैल जाएगी। अब कॉनकेव होता है ना उसमें प्रकाश की किरणें फैल जाती है, और कॉन्वेक्स यदि लेंस होता है तो वो एक केंद्र में आ जाती है। लेंस की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें फैलेगी, चमकता हुआ वो देखेगा बुलबुला, यानी आपकी तरफ आ रही है फैल कर प्रकाश की किरणें, तो वो एक अवतल लेंस है ना कि उत्तल लेंस है। अगला सवाल, CFL व LED में क्या अंतर है। ये विकल्प देखिएगा, CFL और LED, आपके घरों में CFL और LED होगी, उसमें फ़र्क क्या है। तो ये आप में
कूट के रूप में आंसर देना है। पहला देखिएगा, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम है। तो इनमें से आप देखेंगे, सोचिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है CFL, पहली बात तो CFL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। और LED लाइट इमिटिंग डायोड, अभी घरों में LED बहुत उपयोग हो रहा है, पहले CFL हुआ था शुरू में। अब CFL में ड्रॉबैक क्या है, एक तो इसमें क्या है, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, यानी लाइट कंज्यूम ज़्यादा, आपके इलेक्ट्रिसिटी या यूनिट ज़्यादा आएंगे। और इसमें ऊर्जा की खपत LED में कम होती है, कम ऊर्जा की खपत होती है, कम यूनिट आएंगे तो कम बिजली का बिल आएगा। सेकेंड बात है कि CFL का जीवन काल कम होता है, यहाँ पर दे रखा है ना कि औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है, गलत है। CFL का जीवन काल LED से कम होता है। LED के जीवन काल की बात करें तो लगभग एक LED 50,000 घंटा, कितना, 50,000 घंटा है उसकी लाइफ टाइम है। और CFL की 6,000 से लेकर 15,000 तक लाइफ टाइम होती, तो ये है। बाकी आप CFL जलाएंगे ना तो पहले धीरे धीरे वो गर्म होगा, फिर जलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और LED तुरंत आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, आपको देखेगा दीप्त होता हुआ दिख जाएगा LED। अब यहाँ पर ये दोनों इस टाइप से विकल्प गलत है, तो एक ये प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL में पारा है, तो पारा एक विषाक्त है, तो ये पारा भरा रहता है, जबकि LED में अर्धचालक रहते हैं जो इसने विषाक्त नहीं है, तो केवल एक करेक्ट है। जब अर्धचालक की डॉपिंग की जाती है तो क्या होगा, इनमें से कौन सा सही, जब अर्धचालक की आप डॉपिंग करेंगे, क्या दे रखा है, डॉपिंग की जाती है। अब डॉपिंग का मालूम आपको पता होना चाहिए, डॉपिंग का मतलब क्या होता है। डॉपिंग का मतलब होता है अर्धचालक में क्या मिलाना, अशुद्धि मिलाना। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देना तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डॉपिंग बोला जाता है। तो डॉपिंग करने पर आपको पता है, डॉपिंग करने पर होता क्या है, तो डॉपिंग करने पर आपने दो टाइप के अर्धचालक देखे होंगे, एक N टाइप का अर्धचालक और एक P टाइप का अर्धचालक। और N टाइप के जो अर्धचालक होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, और P टाइप जो पॉजिटिव उसमें हॉल्स की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स कब बढ़ते हैं, जब आप शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और हॉल बढ़ेंगे, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। अब चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोधकता घटती है, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो 1 और 4 दोनों करेक्ट कहाँ पर, ये 4 में आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिक की वैधानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में क्या है। तो ये प्रत्येक सवाल का आंसर इस बुक में आपको इसी टाइप से एक्स्ट्रा डिटेल में दिया गया है जो बता रहा हूँ। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिक की वैधानिक चिकित्सा, नाभिक की वैज्ञानिक चिकित्सा में उपचार प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रहे हैं। इनमें से क्या है, तो ये है आपके रेडियो आइसोटॉप, आपने नाम सुना होगा, रेडियो आइसोटॉप है जिसमें कोबाल्ट 60 CO60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, तो ये रेडियो आइसोटॉप ही तो है। इसके अलावा आयोडीन 131 आपने सुना होगा, ये भी थायराइड कैंसर के उपचार में। तो ये सभी कहीं ना कहीं उपयोग किए जाते हैं आधुनिक चिकित्सा में। नेक्स्ट है, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है। अब ये स्पर्श कोण जिसे आप कॉन्टैक्ट एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट एंगल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए, ये शुद्ध जल नहीं है, जो आपके पाइप में घरों में नल में पानी आता है ना, वो सामान्य जल है जिसमें अशुद्धि रहती है, शुद्ध नहीं है एकदम, जिसे आप बोलते हो डिस्टिल वाटर, वो नहीं है। तो सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान होता है लगभग 8 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य होगा स्पर्श कोण, सामान्य जल और स्वच्छ कांच। स्पर्श कोण का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका एक कांच है, कांच का आपके पास कोई बर्तन है, इस पर क्या भर रखा है आपने, पानी भर रखा है। अब ये जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, जैसे पानी है ना, इस प्रकार लास्ट जो ऊपर इस प्रकार नहीं रहेगा, तो पानी कैसे रहेगा, तो पानी रहेगा ऐसे, इस प्रकार झुका हुआ करों में रहेगा, ये लास्ट इस टाइप से पानी रहेगा। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, एक तो एंगल जो ये आपको पता है ग्लास है, ये क्या है, ये वाला आपका ये ग्लास है। अब इस ग्लास में, इस ग्लास के साथ पहला तो ये एक रेखा खींचेगा, फिर जो जल की स्पर्श रेखा, यानी यहाँ पर क्या है, एक तो सॉलिड है एक लिक्विड है, तो सॉलिड की जो स्पर्श रेखा और लिक्विड की जो स्पर्श रेखा, जिस एंगल को, ये एंगल है ना, ये कॉन्टैक्ट एंगल है। और जब सामान्य जल होता है ना, उस समय कॉन्टैक्ट एंगल लगभग 0 तो नहीं होता, 0 से ज़्यादा होता है, यानी 8 से 18 के मध्य होता है। आप कहेंगे एकदम शुद्ध जल आ जाए तो शुद्ध जल और स्वच्छ कांच हैं, उनके मध्य कॉन्टैक्ट एंगल लगभग 0 हो जाएगा, यानी जो ये जो पानी वाला ये करो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल इस टाइप से रहेगा, ऐसे करो रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल कुछ बनेगा ही नहीं। जब एकदम सामान्य जल की अपेक्षा शुद्ध जल आप काम में ले लेंगे, और शुद्ध जल काम में लेने पर
कॉन्टैक्ट एंगल एकदम जीरो। तो 90 डिग्री किन के मध्य कॉन्टैक्ट एंगल होता है? जब आप शुद्ध जल और एक ले लेते हो चांदी, तो चांदी और शुद्ध जल का जो स्पर्श कोण होता है ना, वो आपका 90 डिग्री का होता है। शुद्ध जल और चांदी के बीच स्पर्श कोण, यानी चांदी के बर्तन में आप जल रखेंगे ना, इस टाइप से लास्ट जल का जो कर्व रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, बिल्कुल 90 डिग्री का। ये और ये 90 डिग्री का बना देगा। अब आप कहेंगे और क्या 135 डिग्री किसका होता है? 135 डिग्री दबो 138 35 डिग्री ये रहता है पारे व कांच का। नहीं, पारा जब भरा रहता है ना, ये आपका कांच का बर्तन, इस पर पारा भरेंगे तो इस टाइप से पारा आएगा, पारा इस प्रकार से आएगा। तो ये कॉन्टैक्ट एंगल ऐसे बन जाएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट एंगल, ये लगभग 135 डिग्री का बनेगा। पारे और जल का जो सॉरी कांच का, पारे और कांच के बीच का स्पर्श कोण 135 डिग्री। और शुद्ध जल और कांच के मध्य 0 डिग्री होता है, शुद्ध जल और कांच के मध्य 0 डिग्री। नेक्स्ट आपका सवाल है ध्वनि का वेग। अब ध्वनि का वेग देखो, सूखी हवा में नमी हवा से कम है या फिर सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है, सूखी एवं नमी हवा दोनों में समान है, माध्यम के घनत्व से स्वतंत्र है। ध्वनि का वेग है कहीं ना कहीं ध्वनि का जो घनत्व है उस पर डिपेंड, माध्यम जो हवा का घनत्व है उस पर डिपेंड करता है, तो स्वतंत्र नहीं है। और विकल्प इसका एक करेक्ट हो जाएगा, सूखी हवा में नमी हवा से कम है, यानी ध्वनि का वेग सूखी हवा में कम होता है। आपको पता है ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में और गैस में सबसे कम होता है ध्वनि का वेग। तो ठोस में सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ठोस में हवा बिल्कुल नहीं होती, हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है। और सूखी हवा में हवा की डेंसिटी है वो नमी हवा में जल वाष्प इंक्लूड है, तो वहाँ पर हवा की डेंसिटी है थोड़ी कम होती है। सूखी हवा में हवा की डेंसिटी यानी हवाई हवा रहती है, नमी हवा में हवा के अलावा भी कुछ रहता है, तो इस कारण नमी हवा में है वो वेग ज़्यादा होगा, सूखी हवा में वेग कम होता है ध्वनि का। तो यहाँ पर सूखी हवा में नमी हवा से कम है, बिल्कुल सूखी हवा में जो वेग है वो नमी हवा से कम है, यानी नमी हवा में अधिक है। वैसे विकल्प एक और दो लैंग्वेज में कुछ एक टाइप से लग रहे हैं, इसमें गड़बड़ है। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक दरों में से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस दरों का अपवर्तनांक कितना होगा इन विकल्प में से? तो पॉज करके ये न्यूमेरिकल आप हल कर सकते हो फिजिक्स का। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक दरों में से गुजरती है, यानी वायु से दरों में आ रही है। यहाँ पर मान लेते हैं इसके नीचे पूरा लिक्विड है, दर है, और ऊपर से वायु में आ रही प्रकाश की किरण, और ये आपका क्या है अभिलंब है। तो ये प्रकाश की किरण आई, ये सीधी जानी चाहिए लेकिन अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि ये ऊपर आपका विरल माध्यम है और नीचे आपका सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जब प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, और ये जो आपका अभिलंब के साथ एंगल बनेगा ना, ये आप कहेंगे अपवर्तन कोण है, आर है। ये जो एंगल है अभिलंब के साथ शुरुआत में जो आपतन हो रहा है तो वो आई है। तो अपवर्तनांक का मान, अब देखिए आई का मान इन्होंने दे रखा है, अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, और ऊपर क्या दे रखा है 15 डिग्री से विचलित हो रही है। 15 डिग्री यानी ये आपका 15 डिग्री है, ये होना तो चाहिए 60, लेकिन 15 डिग्री अंदर की तरफ कौन आ गया ना, तो ये हो कितना गया 45 डिग्री हो गया, 60 में से 15 गया 45। तो अभी आपके सामने स्नेल के नियम से आप अपवर्तनांक निकालेंगे। स्नेल का नियम कहता है अपवर्तनांक के लिए, तो अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, यानी साइन आई कितना 60 और साइन आर कितना है 45, तो 60 बट्टा 45। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है साइन 45 की 1/√2। अब इसको गुणा करेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, और ये आप हल करेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो इस पर आपका विकल्प 2 करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? अब आपने यहाँ पर गलती की होगी सवाल को पढ़ने में। बहुत से कैंडिडेट इस प्रकार सिल्ली मिस्टेक कर देते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये सवाल कैसे गलत हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ दिया है सूर्य। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में आप सभी को पता है 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, तो आपने ये करेक्ट कर दिया 8.5 मिनट। लेकिन ये चंद्रमा से पूछ रहा है ना कि सूर्य से पूछ रहा है, मून से पूछ रहा है। तो चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.26 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 1.26 सेकंड, क्योंकि चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है ना वो 3,84,402 है, और इस पे ये दूरी बटा आप यदि चाल की भाग देंगे, प्रकाश का जो वेग होता है चाल होता है वो 3 × 10⁸ होती है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.26 सेकेंड आ जाएगा। बाकी आपको पता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, न कि चंद्रमा से आने में, चंद्रमा से 1.26 सेकेंड लगता है।
अगला सवाल है, तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तैरते हैं ना, गति के किस नियम के कारण तैरना है वो संभव है। तो तैरने की बात करें तो यहाँ पर गति का नियम सभी को पता है। तैरते नियम गति का जो कहता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसके कारण ही अपन तैर पाते हैं। आगे की साइड आप क्रिया कर रहे, मतलब पीछे की साइड आप पानी को धकेल रहे हो, आगे की साइड आप बढ़ रहे हो, तो ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगी, तो इजी सवाल हो जाएगा। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक बना रहता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक बना रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड, कितना सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि की चाल कितनी होती है आपको पता है। ध्वनि की चाल एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो चाल होती है ना हवा में, तो वो होती है 343। 20 डिग्री पर 343 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, किस धातु को नोबल धातु कहा जाता है। नोबल धातु चांदी, टाइटेनियम, सोना, मरकरी। तो नोबल धातु की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड के साथ में विशेषकर प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम इनको कहा जाता है नोबल धातु कहा जाता है। इसके अलावा गोल्ड, प्लेटिनम है और पैलेडियम है, रोडियम है, ये सभी नोबल धातु है। पैलेडियम और रोडियम भी, ठीक है, रोडियम पैलेडियम नोबल धातु है। बाकी यहाँ पर जैसे आपका कॉपर हो जाएगा, जिंक है, ब्रास है, ये बेस मेटल्स हैं। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको पता है, क्वांटम संख्या है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या जिसे आप बोलते हो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक होती है द्विघंसी, आपने नाम सुना होगा, द्विघंसी। द्विघंसी को बोला जाता है इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम मुख्य क्वांटम संख्या। और एक होती है आपकी चुंबक की, जो मैग्नेटिक वाली चुंबक की क्वांटम नंबर। एक होती है स्पिन, जो चक्रण वाली, चक्रण क्वांटम नंबर, जो चक्रण से होती है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आपको पूछा है चुंबक की क्वांटम संख्या क्या निरूपित करती है। चुंबक की क्वांटम संख्या वो अभिविन्यास को बताती है। किसको, अभिविन्यास को। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ना वो आमाप को बताती है, आमाप को बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। आकृति को बताती है ये आपके एंगुलर मोमेंटम वाली है, जो द्विघंसी क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये आकृति को बताती है। चुंबक की क्वांटम संख्या अभिविन्यास को बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण को, स्पिन को बताती है। आपको पता होगा जो अभिविन्यास को बताने वाली चुंबक की क्वांटम संख्या होती है ना, वो उसकी वैल्यू किस टाइप से रहती है। तो उसकी वैल्यू रहती है प्लस माइनस में, 0 है, +1, उसके साथ -1 भी, +2, -2 भी। तो ये इस टाइप से चलती रहती है चुंबक की क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 से। द्विघंसी जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें 0 भी इंक्लूड है, 0, 1, 2, 3, 4। और स्पिन वाली क्वांटम संख्या है वो ±1/2 होती है। इसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। किस वर्ग के तत्वों को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। खाद बनाने वाले में तो कौन से आ जाएंगे आपको पता ही है, इसमें से करेक्ट करो, लेकिन ग्रुप्स का नाम आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप का नाम क्या है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों 15वें ग्रुप की। किसकी, 15वें ग्रुप की, यानी 5A की बात हो रही है। 5A के वर्ग की जो तत्व है वो खाद बनाने वाले, यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व है। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये वाले तत्व हो जाएंगे जो 5A में आते हैं, खाद बनाने वाले। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6A में आपको पता है ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनके अयस्क ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर के अयस्क ज़्यादा होते हैं, इन्हें अयस्क बनाने वाले तत्व या चैल्कोजन भी कहा जाता है। अगला सवाल अपन देखते हैं, त्रिबंध में कितने पाई बंद होते हैं। 3 बंध है ना, जैसे एक बंध है तो उसमें सिग्मा बंध है, द्विबंध में 1 सिग्मा 1 पाई है, त्रिबंध में है 1 सिग्मा और 2 पाई बंद है। त्रिबंध में 1 सिग्मा बंद है और 2 पाई बंद है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे त्रिबंध में। नेक्स्ट अपना है पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। पर नाइट्रिक अम्ल, अब नाइट्रिक अम्ल में होता है एक तो सूत्र यहाँ पर HNO2 दे रखा है, एक दे रखा है HNO3, HNO4, H2NO2। तो HNO2 इसे बोला जाता है नाइट्रस अम्ल। क्या बोला जाता है, नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। और HNO3 ये आपका नाइट्रिक, आपको पता है ये है नाइट्रिक अम्ल। और HNO4 है पर नाइट्रिक अम्ल, जो आपको पूछा वो HNO4 है। बाकी आपको पता होगा HCl+ आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये जिसमें 3 HCl के अणु, 1 नाइट्रिक अम्ल है, ये मिलकर बनाते हैं अम्लराज। क्या बनाते हैं, अम्लराज बनाते हैं, अम्लों का राजा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या किस में सबसे अधिक है, पोज करके आपको कैलकुलेट करना होगा, बाकी आप थोड़ा सा देखेंगे तो लग जाएगा। यहाँ पर Mn किसके साथ सबसे अधिक आयन जुड़ रहा है, वही ऑक्सीकरण नंबर।
तो विकल्प आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालते हैं, जो Mn का निकालना तो उसको x मानना है, बाकी प्लस में करते जाना। अब ऑक्सीजन के आयन क्या होता है, ऑक्सीजन में -2 होता है। ऑक्सीजन है कितने, 2 है, तो 2 गुणा -2, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर में कितने लेना है, तो बराबर में आप लेंगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन नंबर कितने आ गए, 4 आ गए। इसी प्रकार बात करेंगे अपन Mn3O4। Mn3O4 यानी Mn की आपको निकालनी है तो 3x ले लेंगे, प्लस -2 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये 3x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 8/3 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगी Mn3O4 है, 8/3 तो कम है। K2, अब K2 इसमें Mn को x लेना है। अब आपको पता है पोटेशियम का K का जो ऑक्सीकरण आयन होता है वो प्लस में रहता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 गुणा 1 है तो 2 का 2 ही हो जाएगा, प्लस x, और O का आपका यहाँ पर -8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8, तो यहाँ से -8 2 हो जाएगा, -6 तो x बराबर 6 हो जाएगी। तो x बराबर 6 इसकी आ गई। और इसमें आपको Mn को लेना है x, और SO4 में आपको पता है माइनस आवेश होता है, तो SO4 में डायरेक्टली आपका -2 होता है, SO4 2 माइनस होता है, तो -2 हो जाएगा। तो x -2 बराबर 0 यानी x बराबर 2 हो जाएगी। इसकी 2 है, इसकी 6 है, इसकी 8/3, इसमें 4 है, सबसे अधिक 6 है, तो K2MnO4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक जलीय घोल का OH माइनस सांद्रण 1 गुणा 10⁻⁴, तो घोल का pH क्या होगा, तो pH वाला फॉर्मूला आपको पता है, तो ये भी न्यूमेरिकल आप आसानी से कर जाओगे, पोज करके देख सकते हो। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, डायरेक्टली मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। यहाँ पर OH आयन की सांद्रता दे रखी है 10⁻⁴ दे रखी है। आपको पता होना चाहिए जो pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, घोल का pH मान ज्ञात करना है। pH मान यानी ये pH की वैल्यू ज्ञात करनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। POH कितनी होती है, तो POH का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है -log ये 10 OS आयन की सांद्रता क्या होती है, OS आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर POH अपन निकालेंगे तो -log, और OH आयन का आपका कितना दे रखा, 10⁻⁴, 10⁻⁴। आपको पता है log का फॉर्मूला क्या कहता है, log यदि कोई भी बेस a⁻b है तो b आगे आ जाता है, log a हो जाएगा, b log a ऐसे प्रकार हो जाएगा। तो -4 यहाँ पर आगे आएगा, माइनस तो ऑलरेडी log, तो माइनस गुणा -4, और यहाँ पर log बेस 10 है और ये भी 10 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा। POH की वैल्यू कितनी हो गई, तो POH आपका 4 हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर इसके स्थान पर 4 रखेंगे तो इस साइड आएगा, तो ये -4 यानी 14 - 4, pH कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। बैंगन किस कुल का पौधा है, बैंगन यहाँ से देखिएगा किस कुल का पौधा है, बैंगन किस कुल का पौधा है, तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी कुल। अब सोलेनेसी कुल में कौन कौन आते हैं, सोलेनेसी में आपका आलू आ जाएगा, ठीक है, आलू सोलेनेसी है, बैंगन है ये भी सोलेनेसी है, तो आप कहेंगे टमाटर किसका, टमाटर भी सोलेनेसी का है। बाकी जो मिर्च होती है लाल मिर्च, मिर्च में लाल मिर्च है ये भी सोलेनेसी का है। और क्रूसीफेरी, जो क्रूसीफेरी दे रखा है ना, इस पर आपका मूली वगैरह आ जाएंगे, मूली है या फिर शलगम, शलगम है, मूली है, फूल गोभी है, फूल गोभी भी क्रूसीफेरी में। और बाकी यहाँ पर कुकुरबिटेसी कुल दे रखा है, कुकुरबिटेसी कुल में आपका तरबूज खरबूज ये आ जाएगी, कद्दू परवल, तो कद्दू है, तरबूज है, ये आपका तरबूज खरबूज कद्दू, ये आपका कुकुर बिटेसी। और मालवेसी में आपका आ जाएगा माल है कपास का, माल है कपास का, माल है भिंडी का, गुड़हल का जो रहता है ना पौधा, ये सभी मालवेसी है। नेक्स्ट अपना है निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली है, आयोडीन मिली होती है, देखिएगा पूरा, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। इजी सवाल है। आयरन का पूछा है ना कि इसमें आयोडीन है, सॉरी आयोडीन आपका हो जाएगा थायरोक्सिन। अब आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्रंथि उसमें सूजन आ जाता है, गलगंड रोग, गाइटर रोग हो जाता है, तो ये पूरा थायरोक्सिन हार्मोन है, आयोडीन की कमी से रोग होता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष लिंग हार्मोन है। एड्रिनलिन हार्मोन जिसे आप करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, यानी जो चिंता का रहता है, क्रोध का, डर का, मानसिक तनाव, ये सभी एड्रिनलिन के कारण। इंसुलिन है बिल्कुल जो शुगर वाला, यानी आपकी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है ना, इंसुलिन हार्मोन है जिससे शुगर कंट्रोल होती है। जो आप भोजन खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एज ए इंसुलिन है। यदि इंसुलिन नहीं होगा तो भोजन का पाचन इन एनर्जी में बदलेगा नहीं, तो थकान ही रहेगी। नेक्स्ट अपना है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दरों में तैरता है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दरों में तैरता है, तो करेक्ट आंसर आई होप आपने किया होगा एमनियोटिक दरों। कौन सा है, ये एमनियोटिक दरों है, तो गर्भाशय में मानव भ्रूण एमनियोटिक दरों में तैरता है। और कोरियोनिक दरों है, भ्रूण को पोषण देने हेतु नाल को सुरक्षा प्रदान करता है,
कोरियोनिक द्रव। नेक्स्ट अपना है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग कैसे है। तो आपको बता दूं, पादप कोशिका में एक तो होता है हरित लवक, हरित लवक जिसके द्वारा पादप फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पत्तियाँ करती है, हरित लवक के कारण ही क्लोरोफिल होता है, इसमें हरित लवक होता है। जंतु में हरित लवक नहीं होता। दूसरा, जंतु कोशिका में आपको पता है सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम क्या पादप कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। तीसरी बात, पादप कोशिका में होती है सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ये एक इसमें अलग हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, कौन करता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, आरबीसी है जो कि अपने ब्लड में लगभग 44% आरबीसी है। आपको पता होगा अपना ब्लड जो 100% ब्लड मानूं, इसमें प्लाज्मा है 55% तो क्या है प्लाज्मा है, और बाकी 45% में आपके ये रक्त कोशिकाएं आ जाएगी। रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट। तो इनमें से आपको पूछा लाल रक्त कण यानी आरबीसी, जो कि इसके आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो क्या करता है अपने साथ ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है, हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाता है, तो वो आरबीसी में होता है, और आरबीसी के कारण हीमोग्लोबिन के कारण अपने शरीर का खून है वो लाल रंग का होता है। तो ये आरबीसी बनती कहाँ है, तो ये बोन मैरो से बनती है। किससे बनती है, अस्थि से, बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं, अस्थि मज्जा से बनती है, बोन मैरो से बनती है आरबीसी। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो लगभग 120 दिन होता है। इसके विपरीत अब आरबीसी जो 45% रक्त कोशिकाएं हैं उनमें आरबीसी 44% है, बाकी डब्ल्यूबीसी जो अपनी रोगाणुओं को नष्ट करती है, प्लेटलेट हैं जिसके कारण खून का थक्का है, एक तरीके से खून बहुत प्लेटलेट की वजह से ही बैलेंस होता है। प्लेटलेट बहुत कम आ जाए तो खून अपना जमेगा ही नहीं। और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात अपन कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग 20 दिन के आसपास, इसके 13 से 20 दिन के आसपास डब्ल्यूबीसी रहती है। और अगला सवाल है, एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में, तो श्वसन दर पूछिए एक शिशु की श्वसन दर। तो शिशु इन्फेंट की जो श्वसन दर 1 मिनट में रहती है वो 26 टाइम। जिस प्रकार अपन जो बहुत दौड़ भाग कर करके आएंगे ना, तो अपनी जो श्वसन दर लगभग 25-26 टाइम्स हो जाएगी 1 मिनट में। अदरवाइज जो अपनी वयस्क की श्वसन दर रहती है वो 15 से 18 रहती है, 1 मिनट में 15 से 18 श्वास लेंगे। श्वास में क्या होता है, आप एक बार उच्च वसन कर रहे हैं और एक बार आप अंतर शोषण कर रहे हैं। अंतर शोषण यानी श्वास अंदर ले रहे हैं, उच्छ्वसन यानी छोड़ रहे हैं। तो इनहेलिंग और एक बार अंदर लेंगे फिर छोड़ेंगे, इन दोनों ही केस को एक काउंट करेंगे, एक सांस अंदर लेना छोड़ना, एक सांस हो जाएगी। इस प्रकार 1 मिनट में 15 से 18 सांस अपन लेते हैं और बच्चे लेते हैं 26 बार। साइकिल चलाने के दौरान शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग आपको पता ही होगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें से कौन सा भाग आपका बैलेंसिंग का काम करता है। जैसे आप एक सीधी रेखा में चल रहे हो तो आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग है, आप कहीं बैलेंस बनाते हुए चल रहे हो, साइकिल वगैरह चला रहे हो, तो शरीर का संतुलन है ये कौन सा भाग करता है। संतुलन करता है दोस्तों हिंड ब्रेन, जो पश्च मस्तिष्क का एक भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम है ये संतुलन का काम करता है। विकल्प 2 करेक्ट हो जाएगा। संतुलन है, गति है, समन्वय है, ये सभी कंट्रोल सेरिबेलम करता है। और बाकी सेरिब्रम ये आपका फोरब्रेन अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम, जिसे आप बोलते हो हिंदी में पर मस्तिष्क। क्या बोलते हो, पर मस्तिष्क। और सेरिबेरम है ये आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। और पर मस्तिष्क का क्या कारण है, जो आप यादाश्त आपको आती है ना, जो आप स्मरण करते हो, जो आप सोचते हो, थिंक करते हो, स्मरण करते हो, याद करते हो, या फिर आप जो ज्ञान बुद्धि तर्क शक्ति, ये सारा ही सेरिब्रम का भाग है। और सेरिबेलन में क्या बैलेंसिंग का आ जाएगा। और बाकी आपको पता है फॉर ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस भी होता है, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है, जिसका कारण आपको भूख प्यास लगी है कि नहीं लगी है, इसका सभी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, नींद वगैरह को हाइपोथैलेमस है। और मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ओब्लागेटा इसका कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाएं, जो आपके कंट्रोल में क्रियाएं नहीं है ना, वो कौन देखता है, मेडुला ओब्लागेटा है। जैसे कि अपना बीपी है आपके कंट्रोल में, थोड़ी हृदय की धड़कन आपके कंट्रोल में, थोड़ी लार टपकना, ये सभी मेडुला ओब्लागेटा है। तो यहाँ पर मेडुला ओब्लागेटा भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है। नपुंसकता यहाँ पर विकल्प देखिएगा, आई होप आप ये क्रैक करेंगे, इजी है। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल, क्या है, टोकोफेरोल आप कहेंगे, टोकोफेरोल, और इसकी कमी से नपुंसकता आती है। विटामिन डी है, विटामिन डी है वो कहाँ से मिलता है, अपने शरीर में ही बनता है विटामिन डी, लेकिन सूर्य से अपन रोशनी, जो सूर्य से प्रकाश लेंगे
वो सूर्य का प्रकाश से अपने शरीर में बना देगा विटामिन डी। और विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। डी की कमी से हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती है, सूखा रोग जो रिकेटस रोग है वो हो जाता है, डी जो धूप से अपन कंज्यूम करेंगे। तो इस प्रकार ये 40 सवाल हैं, 90 तक नंबरिंग्स हैं। 40 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्रैक किए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिक्स टाइप से सवाल है, ईजी भी है, टफ भी है और आपके मॉडरेट लेवल के भी सवाल हैं। तो यहाँ पर आपकी तैयारी कैसी है? 35 प्लस है तो बेहतरीन है, 30 से 35 बेसिक अच्छा है लेकिन बेहतरीन कर सकते हो, 25 से 30 अच्छा है, प्रैक्टिस करो। और 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा अवबोध है, समझ अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बढ़ानी है, स्मरण से ज़्यादा आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। और 20 से कम आ रहा, ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। बाकी ये सभी कैंडिडेट हैं यहाँ तक आ जाएंगे आसानी से। 35 वाला कंटिन्यू अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है कि 35 प्लस में तो बहुत आराम से कर लूँगा, नहीं, आपको और अच्छा करना है और नए नए सवाल ढूंढ के निकालने हैं, प्रीवियस ईयर वगैरह के और देखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, और पूरा कंसेप्ट अच्छे ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये जो बुक्स हैं, ये किरण पब्लिकेशन से एक सेट उठाया है जहाँ पर आपको साइंस के सवाल बताएं। बाकी इसमें टोटल ऐसे 25 सेट है, वो आप देख सकते हो पूरे, जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जी इन 100 क्वेश्चंस का सीबीटी का पूरा आपका सेट मिल जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेस्ट बाय लिंक आप या फिर अपने नज़दीक स्टोर से भी बाई कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, बाय बाय।